नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और जैसे ही मैंने इतिहास का नाम लिया तो आपके दिमाग में आया होगा कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा राजा कब बना, यानी कुछ तथ्य होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, वो इतिहास में रटनी पड़ती है। ऐसा ख्याल हमें इतिहास पढ़ने का नाम सुन के आता है और फिर हमें याद आता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री दोनों बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। लेकिन आज हम इतिहास ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक नए नज़रिए से इतिहास पढ़ेंगे। दरअसल साथियों, हमें इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम कुछ तथ्य, कुछ इंफॉर्मेशन याद कर लें। याद करने से तो हमारे दिमाग में बोझ बन जाती हैं वो सूचनाएं, वो तारीखें। बल्कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि हमारा वर्तमान आज हम ऐसे बने हैं, या इतिहास में कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको नहीं दोहराना चाहिए। तो इस नज़रिए से ही आज हम इतिहास पढ़ेंगे। आइए समझते हैं 1857 की क्रांति। ये वो क्रांति है जो भारत के लोगों ने पहली बार अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए की थी। अब यहाँ एक इस क्रांति की जब कोई बात करता है तो एक बड़ा प्रश्न ये होता है उसका कि भाई क्रांति हुई क्यों थी। तो क्रांति के बहुत से कारण गिना दिए जाते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तात्कालिक कारण। पर मैं आज आपको इसका एक और कारण गिनाती हूँ, एक पीछे की सच्चाई गिनाती हूँ उसके। वो क्या है देखिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है मध्य 18वीं शताब्दी, लगभग 1760 के आसपास इंग्लैंड में होती है औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का 1857 की क्रांति से क्या मतलब है, इस लिंक को समझते हैं। वहां जब औद्योगिक क्रांति होती है, अभी तक क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे वो भारत से तैयार सामान खरीद के, बुना बुनाया कपड़ा खरीद के यूरोप के बाजार में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। अब जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई तो अब यहाँ से कपास जाता है और कपास से वहां मशीनों से कपड़ा बुना जाता है और बुना हुआ कपड़ा अब भारत में बेचा जा रहा है। यानी अब तो धीरे धीरे ये जो औद्योगिक क्रांति है इसका प्रभाव बढ़ रहा है। उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उनको मुनाफाखोरी की आदत हो गई है। तो अब जब काफी समय हो गया है ना, 1760 के बाद 1800 और उसके बाद, तब औद्योगिक क्रांति के लिए और ज्यादा कच्चा माल चाहिए और भारत को एक बाजार के रूप में विकसित करना है। जब हम किसी क्षेत्र को एक बाजार बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ता है। जैसे वहाँ संचार की सुविधाएं, वहाँ सड़कें, वहाँ बंदरगाह, और फिर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग इन फैक्ट्रियों का बना सामान खरीदे, उनको भी इसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो अब भारत में इसी बात की तैयारी हो रही है, किस बात की, कि अब भारत को ये जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हो रही है उसके जरूरत के हिसाब से बदला जाएगा। और जरूरत के हिसाब से इतनी तेजी से बदला गया, ये काम दिया गया था डलहौजी को। डलहौजी ने इस काम को इतनी शिद्दत के साथ अंजाम दिया कि आते ही उसने भारत के पूरे क्षेत्र को पहले अपने नियंत्रण में लिया। क्योंकि नियंत्रण में लेगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेगा, तभी तो ये बदलाव संभव हो गया। हालांकि प्लासी के युद्ध में हमने देखा था, इससे पहले मैंने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का एक लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि अवध के नवाब की भी हार हुई थी जब बक्सर की लड़ाई हुई। तो अवध की एक तरीके से ताकत खत्म हो गई है, अवध पे सहायक संधि थोप दी गई थी और दिल्ली के मुगल सम्राट की भी हार हुई थी। लेकिन और इस तरीके से ये जो शासक थे ये भी कंपनी के प्रभाव में थे और कंपनी जो इनसे कहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ये इनको करना पड़ता था। फिर अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनका बिल्कुल नामो निशान मिटा के यहाँ एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है। वो व्यवस्था खड़ी करनी है क्योंकि अब भारत को एक बाजार के तौर पे विकसित करना है। भारत को विकसित करना है, तैयार माल के लिए एक बाजार बने और कच्चे माल का उत्पादक बने। तो देखिए ये कैसे करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डलहौजी आता है। डलहौजी क्या करते हैं, सबसे पहले डलहौजी ये करते हैं, हालांकि इनकी तैयारी ये पहले से ही चल रही थी कि बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, अब उनका गद्दी से हटा दिया जाएगा और उनके बेटों को मुगल सम्राट या भारत का सम्राट नहीं माना जाएगा। तो ऐसी घोषणाएं कंपनी ने की थी। लेकिन
जब ये डलहौजी के आने के बाद और भारत के राज्यों को लगातार अपने नियंत्रण में लेने के बाद राजनीतिक और भी ज्यादा राजनीतिक कारण इस क्रांति से जुड़ते चले गए। एक कारण तो ये था कि कंपनी ने ये घोषणा कर दी थी कि अब हम मुगल सम्राट को सम्राट नहीं रहने देंगे। अब मुगल सम्राट इतना कमजोर है कि वो क्रांति तो नहीं कर सकता, ना ही जनता से उसका इतना जुड़ाव है कि जनता को उद्बोधित करके क्रांति कर सके। तो देखिए कौन से राजनीतिक कारण थे जिन्होंने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। सबसे पहला राजनीतिक कारण था डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी पूरे भारत के राज्यों को हड़पना चाहता था। ये हड़प नीति क्या थी, कभी इस पे अक्सर सवाल भी पूछा जाता है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी। तो ये राज्य हड़प नीति ऐसी थी कि अगर किसी भारतीय राजा के कोई पुत्र नहीं है और उसने दत्तक पुत्र है यानी गोद लिया हुआ पुत्र है, तो अब हम उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे और ऐसे राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा। अब इस तरीके के राज्य थे भारत में, झांसी था, सतारा था, नागपुर था, उदयपुर था। इन सारे राज्यों को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कंपनी के राज्य में मिला लिया, यानी हड़प ही लिया। अब अवध के साथ ऐसा कुछ था ही नहीं, अवध के तो उत्तराधिकारी थे। वहां क्या कुतर्क गढ़े, वहां भी यह कि इन्होंने कुतर्क गढ़ा कि अब अवध बहुत समृद्ध और बहुत बड़ा इलाका था। आजकल जिसे लखनऊ वाला क्षेत्र कहते हैं, संयुक्त प्रांत बाद में कहा गया और अब इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इधर वाले हिस्से को ये अवध का इलाका था। गंगा यमुना की मिट्टी से बना हुआ ये समृद्ध क्षेत्र और इस पे अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि बहुत दिनों से थी। तो यहाँ पे ये कहा कि तुम बाजिद अली शाह जो शासन कर रहे थे कि तुम ठीक शासन कर नहीं रहे हो और तुम कुशासन कर रहे हो। अब हम यहाँ सुशासन की स्थापना करेंगे और कंपनी इस अवध को अपने नियंत्रण में लेगी। इस तरीके से कंपनी ने अवध का भी विलय कर लिया। अब अवध का जो 1856 में विलय हुआ, कब विलय होता है अवध का, अब आप ध्यान दीजिएगा, क्रांति शुरू हो जाएगी 57 में। तो लोगों में, अवध के जो रहने वाले लोग थे, इनमें बहुत आक्रोश था कि बिल्कुल बिना किसी कारण के हमारे जो नवाब साहब थे उनको हटा दिया, और नवाब में भी उनके जो अनुयायी थे उनमें भी आक्रोश था। तो ये तो थे राजनीतिक कारण जिन्होंने इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की। अब आर्थिक कारणों पे हम नजर डालते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी और उनका सबसे मेन काम था मुनाफा कमाना। तो अभी तक वो मुनाफा कैसे कमा रहे थे, व्यापार से। लेकिन जब सत्ता उन्होंने हासिल की तो सत्ता हासिल करने के बाद किसानों पे बहुत टैक्स लगाया, भूमि कर लगाया, भू राजस्व की बहुत ज्यादा वसूली की। इसके लिए उन्होंने जमींदारों को खड़ा किया। अब ये जो जमींदार थे ये किसानों पे बहुत ज्यादा दबाव डालते थे। क्यों? क्योंकि इनको टैक्स वसूल करके देना होता था। ऐसे में किसान जमींदारों और सरकार के दोहरे बोझ के तले बिल्कुल पिसते जा रहे थे। अ, अगर आपको कभी मौका मिले तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान को जरूर पढ़िएगा। गोदान का नायक है होरी। होरी एक छोटा साधारण किसान है और होरी इस भू राजस्व को चुकाने के लिए साहूकार से कर्जा लेता है। कर्जे के जाल में वो इतना ज्यादा फंस जाता है कि वो कहता है कि इस बार ऋण से गला छूटे तो दूसरी जिंदगी हो, यानी ऋण से मुक्त होना जैसे जीवन पाने के जैसा हो गया। इतनी बड़ी बात है कि एक बार जो इन साहूकारों के, इन जमींदारों के, सरकार के चंगुल में फंसता है वो किसान अब मुक्त नहीं हो पाता है। और इस शोषण से दबे हुए किसानों को जब मौका मिला, सर, तो इस शोषण से दबे हुए किसान सरकार से नाराज थे, जमींदारों से नाराज थे। तो जब विद्रोह हुआ तो इस किसान वर्ग ने भी इस विद्रोह का साथ दिया और इसमें अपनी कुर्बानियां दी। अब एक और वर्ग था, भारत के जो साधारण जन थे उसमें एक वर्ग किसानों का था, एक हस्तशिल्पियों का था। ये हस्तशिल्पी कुछ कपड़ा बनाते थे, कुछ लोहे का सामान बनाते थे, जैसे तलवारें बनाते थे, खुरपी, चाकू, जो भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान थे जो ये हस्तशिल्पी बनाया करते थे और ये इनकी रोजी रोटी का साधन था। तो जब इंग्लैंड से बना बनाया कपड़ा आया, तैयार कपड़ा आया, अब मशीन से बनी हुई कोई चीज आती है तो अपेक्षाकृत सस्ती होती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे उसका उत्पादन किया जाता है। तो इस कपड़े के मुकाबले
वो सस्ता था। उस सस्ते कपड़े के टक्कर में या सस्ते सामान के टक्कर में भारत के जो हस्तशिल्पियों द्वारा, कारीगरों द्वारा बनाया हुआ सामान था वो टिक नहीं पा रहा था, और ये लोग ये बेरोजगार हो रहे थे। इनके अंदर आक्रोश था, इनके अंदर बेचैनी थी, और जब क्रांति हुई तो इन्होंने भी कंपनी के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब एक और कारण आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो देखिए, भारत के जो लोग थे वो, उनको अपने धर्म से विशेष लगाव था, लेकिन जब ईसाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों को यहाँ भेजा कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, इन लोगों को धार्मिक रूप से अपना बनाइए। और कुछ ऐसे सामाजिक सुधार हुए थे, हालांकि वो सामाजिक सुधार भारतीयों के कहने पे ही, भारतीयों के प्रयासों पर ही हुए थे। जैसे सती प्रथा पे रोक लगाना, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करना, पर इन सारे सामाजिक सुधारों से भारत का एक जो कट्टरवादी हिंदू वर्ग था वो नाराज था, और इस तरीके से सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिन्होंने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। एक और कारण था कि अगर कोई धर्म बदलता है, वो एक कानून लाया गया था, तो भी उसका संपत्ति पे अधिकार बना रहेगा और उसको और विशेष संरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें थी जिन्होंने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। अब एक सैनिक कारण था, सैनिक कारण ही अंततः वो कारण बना जिसके कारण एक क्रांति हुई। सैनिक कारण क्या था कि भारत के जो सैनिक लोग थे उनको सेना में भर्ती किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम थी, उनको अधिकार बहुत कम थे, उनका प्रमोशन एक निश्चित सीमा से आगे हो ही नहीं सकता था। पर भारत के जो लोग थे, जो बेरोजगारी थी, जो भुखमरी थी, उसमें वो मजबूर थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करना उनकी मजबूरी थी। तो अब ये जो सैनिक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे ही नहीं बल्कि भारत के ही लोग थे, वर्दी में भारत के किसान थे, ये सैनिक नाराज थे कंपनी से। पर ये नाराजगी आक्रोश में कैसे बदल गई, विद्रोह में कैसे बदल गई, उसके लिए एक घटना होती है। और वो घटना क्या है कि उस समय अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड राइफल का यूज शुरू किया। यानी डलहौजी को पता था कि जब हम राज्यों को हड़पेंगे, कुशासन का तर्क गढ़ करके अवध को अपनाएंगे, अवध को अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, तो विद्रोह हो सकता है। और डलहौजी इस बात के लिए तैयार था, तभी उसने सैन्य सुधार किए थे, है ना। सेना जो हथियार थे उनका आधुनिकीकरण किया था। तो एनफील्ड राइफल, जो ज्यादा बेहतर राइफल थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और उस राइफल में जब कारतूस लगता था तो उसको दांत से काटना पड़ता था, उसके ऊपर चर्बी चढ़ी होती थी। अब उसके ऊपर की चढ़ी हुई चर्बी गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती थी। तो ये जो बात सेना में फैली, और जो सेना के लोग थे, जो भारतीय थे, उनको लगा कि गाय को हम पवित्र मानते हैं और सुअर को मुसलमान लोग सुअर से दूर रहना चाहते हैं। तो इस बात पे जो भारत के जो सैनिक थे वो भड़क गए, और उनमें मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही भड़क गए, और उन्होंने अपने जो अधिकारी थे जिन्होंने उनको वो कारतूस की चर्बी फाड़ने का आदेश दिया था, उन पे गोली चला दी। इस घटना के बाद मंगल पांडे को तो फांसी की सजा दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। लेकिन ये बात भारत के जो और सैनिक थे, जो और लोग थे सेना के, उनको भी बहुत खराब लगा, उनके भीतर भी आक्रोश जागा। और इस तरीके से अब सेना में आक्रोश जागा और सैनिकों ने यह तय किया कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब पानी सर के ऊपर है, अब हम विद्रोह करेंगे। पर सैनिक विद्रोह, स्थानीय राजाओं के विद्रोह, स्थानीय लोगों के विद्रोह पहले भी कंपनी के खिलाफ हुए थे। जैसे 1806 में बेलूर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो जब स्थानीय लेवल पे विरोध होता था तो कंपनी उनको बड़ी आसानी से दबा देती थी। इस बार ऐसा हुआ कि लोगों को लगा, समाज के विविध वर्गों को लगा कि अगर हम मिलकर विरोध करेंगे तो कंपनी के लिए हमें दबाना आसान नहीं होगा और हम कंपनी के शासन से मुक्त हो पाएंगे। तो स्थानीय राजाओं ने, किसानों ने, हस्तशिल्पियों ने, सैनिकों ने, इन सब ने मिलकर 1857 में कंपनी की ज्यादतियों के खिलाफ, कंपनी के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। और ये आवाज, ये जो विद्रोह था, ये 10 मई को शुरू हुआ।
कब शुरू हुआ? साथियों, ये तारीखें पूछी जाती हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो 10 मई को ये मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ में छावनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये दिल्ली है, ये यहाँ मेरठ, इधर मेरठ है ये। और मेरठ से दिल्ली बहुत नजदीक है, तो मेरठ से ये लोग कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल सम्राट का जो किला था, लाल किला, वहां पहुंचे। और इन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप ये घोषणा कर दीजिए कि अब हम विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और सारे जो राजा हैं वो इस विद्रोह का समर्थन करें। ऐसा क्यों किया सैनिकों ने? क्योंकि मुगल सम्राट अभी भी भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक लगा था उनको, और ऐसा कुछ हद तक था भी। तो मुगल सम्राट इस तरीके से, मुगल सम्राट ने कहा ठीक है, हम विरोध करेंगे। उस समय बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे। और कौन था? और कौन कौन से लोग थे? जैसे किसान वर्ग तो शामिल हुआ, हस्तशिल्पी शामिल हुए, और कौन से स्थानीय राजा थे जो इस विद्रोह में शामिल हुए? और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, स्थानीय राजा वो शामिल हुए थे जिनकी राज हड़प नीति के तहत जिनका राज्य हड़पा गया था। और अवध के बाजिद अली शाह को तो अंग्रेजों ने निकाल दिया, उनको तो रंगून भेज दिया था। उनकी जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने इस विद्रोह वो इस विद्रोह उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ में विद्रोह का। अब देखते हैं हम कौन कौन से व्यक्ति ने इस विद्रोह का किस किस क्षेत्र से नेतृत्व किया है, क्योंकि ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर, लेकिन बहादुर शाह जफर काफी बुजुर्ग थे, तो जो उनके सेनापति थे वक्त था, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था, और उस समय वो अंग्रेजों से अपने, उनका बेटा था, दत्तक पुत्र था, उसको पीठ पे बांध के युद्ध के मैदान में लड़ने को निकली थी। और उनके साथ जब यूरोज की टकराहट हुई, तो उसने कहा था, जब वो शहीद हो गई, कि एकमात्र मर्द थी ये रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस इन योद्धाओं में एकमात्र मर्द थी। यानी उनकी जो उनका साहस था, उनका जो पराक्रम था, उसकी अंग्रेजों ने भी प्रशंसा की है। इतनी वीरता के साथ, इतने पराक्रम के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस 1857 की क्रांति में शामिल हुई। और कौन था? इलाहाबाद से लियाकत अली इसमें शामिल हुए थे। कानपुर से नाना साहब, ये नाना साहब जो थे ना, वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेजों ने कहा हम दत्तक पुत्रों को तो मान्यता ही नहीं देंगे, तो इनको पेंशन मिला करती थी। बाजीराव को अंग्रेजों ने पेंशन देके कानपुर भेजा था। ये तो मराठा थे ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे। अब नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, तो नाना साहब भी इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। और इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व को संभाला था। तो अच्छा, बरेली से खान बहादुर खान विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और जगदीशपुर बिहार से कुंवर साहब नेतृत्व कर रहे थे। अब आप देखेंगे एक विचित्र बात, क्या कि कुंवर साहब ये तो जमींदार हैं, ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं? जमींदारों ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो विद्रोह की हालत कुछ और होती, शायद अंग्रेजों के पांव उखड़ जाते। लेकिन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वो भी तो भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। अब ये कुछ जमींदार ऐसे थे जिनकी जमींदारी चली गई थी, तो वो इस अंग्रेजी शासन का नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर साहब ने, ये भी काफी इनकी उम्र हो गई थी, तब भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और बहुत बहादुरी के साथ नेतृत्व किया। अब जब इतने बड़े क्षेत्र में, और कहते हैं कमल और रोटी के माध्यम से ये खबर फैलाई जा रही थी कि विद्रोह करना है, और इस तरीके से विद्रोह को आगे बढ़ा जाना, यानी एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि एक साझा मोर्चा बने और एक सक्षम तरीके से विद्रोह किया जा सके। लेकिन विद्रोह हुआ भी, और इस विद्रोह में अंग्रेजों के पैर भी उखड़ गए। दिल्ली तो उनके कब्जे से चली गई थी, मेरठ पे कब्जा हो गया था विद्रोह इन क्रांतिकारियों का, बहुत सारे अवध पे, लखनऊ पे भी कब्जा हो गया था क्रांतिकारियों का। लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। अंततः कैसे दबा दिया, इसके बहुत से कारण हैं। इसका एक बड़ा कारण ये था कि भारत में जो लोग थे, उनका एक, देखिए, जब कोई क्रांति होती है ना, तो एक विचार होता है उसके पीछे। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो एक विचार था कि लोग
समानता स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या था, राजा ही लड़ रहे थे, राजा के नेतृत्व में जनता लड़ रही थी। तो वो एक आमूल चूल परिवर्तन का विचार नहीं था, विचार की भी एक कमी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है कि आपसी समन्वय की, आपसी सहयोग की कमी रही। अंग्रेजों ने भारतीयों को ही आपस में लड़ा दिया। कैसे लड़ाया देखिए, मराठों को खड़ा किया मुगल सम्राट के खिलाफ, सिखों को खड़ा किया और गोरखा रेजिमेंट को खड़ा किया। अब मराठों से कहा कि देखिए, याद कीजिए औरंगजेब को, जिसने संभाजी को कैसे तड़पा तड़पा के मारा। अब याद कीजिए, सिखों से कहा गुरु अर्जुन देव को, गुरु गोविंद सिंह का क्या हाल किया इन्होंने, आप इनके लिए लड़ेंगे, आप इनका समर्थन करेंगे। और गोरखा जो नेपाल की रेजिमेंट जो आज भी कायम है, उन गोरखाओं को, गोरखा सैनिकों को खड़ा किया। और भारत में जो जमींदार वर्ग था उसने भी कंपनी का साथ दिया। और इस तरीके से भारत में 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में उस समय पे सफल नहीं हुई, पर इस क्रांति ने भारत के लोगों में जो एक स्वतंत्रता के लिए जो एक जुनून था, जो एक जूझने की क्षमता थी, वो जगा दी। और ये आगे वाले जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए, उनके लिए ये क्रांति एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए वीडी सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लेकिन इस क्रांति के बाद भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एक तरीके से बिल्कुल बदल गया। भारत पे अब 1857 के पहले कंपनी का शासन था, सब कुछ कंपनी के नियंत्रण में था। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अब कंपनी ने क्या किया कि इन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया और इनके बेटों को इनके सामने गोली मार दी। अब बहादुर शाह जफर चले गए रंगून। रंगून में बेचारे परेशान है, कोई है नहीं उनका, तो वो गजलें लिखा करते थे। उनका एक शेर है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली कुए यार में। अब ये उसी औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं जो दक्षिण भारत पर शासन करने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और करता रहा, और अंततः उन्हें दक्षिण भारत को जीता भी। लेकिन उन्हीं के ये बहादुर शाह जफर हैं जो अब परेशान है कि 2 गज जमीन नहीं मिली है यहाँ हमें दफन के लिए। तो खैर, अब इस तरीके से दिल्ली पे सत्ता स्थापित हो जाती है, कंपनी की नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कंपनी से भी सत्ता ले ली गई है। ये कहा गया कि कंपनी ठीक से शासन नहीं चलाती है। अब एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी है, उनके नाम पे यहाँ शासन किया जाएगा। और अब अवध में ना, अवध को छीना गया था कुशासन के आरोप में, कि अब यहाँ एलिजाबेथ का सुशासन लागू किया जाएगा। इस तरीके से 1857 की क्रांति का अंततः समापन होता है और भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। यानी भारत के जो लोग हैं वो इस अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ सोचते हैं कि अब हम संघर्ष करेंगे। और जो कंपनी है, जो अंग्रेजी शासन है, वो सोचता है कि अब कैसे भी कुछ भी करो कि, लेकिन इस तरीके के विद्रोह को दबाओ ताकि दोबारा हमें इस तरह की चीजें, ऐसे विद्रोह ना झेलने पड़े, हम शांति से इस भारत के संसाधनों को लूटते रहें और अपनी लूट को कायम रख सकें। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।